हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज शर्मा सभी बच्चों का एक बार फिर से फिजिक्स वीडियो लेक्चर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो लेक्चर एटॉमिक फिजिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 7 है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने रदरफोर्ड मॉडल की दोनों कमियों के बारे में पढ़ा था। उन कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोहर ने अपने सिद्धांत दिए। पहली जो कमी थी वो स्थायित्व से रिलेटेड थी और दूसरी कमी रेखीय स्पेक्ट्रम से थी। तो बेटा प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको दोनों कमियों के बारे में बताया था। आज उन दोनों कमियों को बोर्ड पे लिखेंगे, उसके बाद नील्स बोहर की पोस्टुलेट्स की डिस्कशन करेंगे। अभी धारणाओं को पढ़ेंगे। देखिए, नील्स बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्वांटम सिद्धांत नील्स बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्वांटम सिद्धांत का उपयोग कर रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर किया। बोहर ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किए। क्या क्या थे बेटे संशोधन? एक एक करके यहाँ पे लिखेंगे। पहला जो संशोधन था वो था बोहर ने इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं का क्वांटीकरण किया। बोहर ने इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं का क्वांटीकरण किया तथा यह बताया कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। ये बात किसने बताया बेटा? बोहर ने। रदरफोर्ड क्या कहता था? रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी संभव कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। इस बात को बताया बोहर ने। बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं का क्वांटीकरण किया तथा यह बताया कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। आगे इसमें देखिए, ये किन कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे उस बात को देखिएगा। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहा जाता है। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है बेटा? MVR को कोणीय संवेग कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो पहली कमी इसमें दूर करी। बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। ये केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जहां पर इसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। सेकंड जो उसने कमी दूर करी वो थी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन। रदरफोर्ड कहता था कि ऊर्जा उसकी लगातार घटती जाती है क्योंकि वो विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करता है। इस बात को इसने कंप्लीट करा। तो बोहर के अनुसार क्या है बेटा बात? स्थायी कक्षा में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। ठीक है,
जिससे परमाणु का स्थायित्व बना रहता है, स्थायित्व बना रहता है। इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। बोहर की दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली कमी उसने दूर करी, उसने बताया इलेक्ट्रॉन सभी संभव कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाएगा, केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिसमें इसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा। दूसरी बात उसने यहाँ पर देखिए, स्थायी कक्षा में चक्कर लगाते समय, जब ये स्थायी कक्षा में चक्कर लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा, यानी कोई विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन नहीं करेगा। जब अगर कोई एनर्जी रिलीज ही नहीं करेगा तो बेटा इसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, उस पर्टिकुलर कक्षा में इसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ऐसा होने पर क्या होगा, उसका स्थायित्व बना रहेगा और यहाँ पर परमाणु का स्थायित्व बना रहेगा। ये थी बोहर की दोनों बातें। अब बोहर ने आगे चल के अपनी थ्योरी में 3 पोस्टुलेट्स दिए जिसे बोहर की अभिधारणाएं या बोहर की अभिग्रहित कहा जाता है। बोर्ड एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ पूछा जाए तो वो यही है कि बोहर की अभिधारणाएं। तो बोहर ने मेनली 3 अभिधारणाएं दी, उसको आपको इस तरह से ध्यान रखना है। बोहर की प्रथम अभिधारणा, मैं भी लिखाऊंगा आपको ऑर्डर में ध्यान रखना है इसको। बोहर की प्रथम अभिधारणा क्या है, बोहर की द्वितीय अभिधारणा क्या है और बोहर की तृतीय अभिधारणा क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि बोहर की प्रथम अभिधारणा लिखना है तो आपको केवल प्रथम ही लिखना है, ऐसा नहीं है आप द्वितीय लिखकर आ जाओ। ऑर्डर फिक्स है, जैसे गति की समीकरण है प्रथम द्वितीय तृतीय, उसी तरह से यहाँ पर अभिधारणा है, उनका पैटर्न है फिक्स, आपको इसी ऑर्डर में ध्यान रखना है। तो बेटा मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर। बोहर की, इसको कई बुक में बोर भी लिखा जाता है जबकि एक्चुअली में ये BOHRS है, ठीक है ना, बोहर, ठीक है ना। तो बोहर मैंने लिखा है, ये सबसे प्रोनाउंसिएशन सही है इसका, बोहर। तो बोहर की परिकल्पना यानी BOHR, बोहर पोस्टुलेट्स, परिकल्पना भी बोलते हैं इसको, कई जगह इसको अभिधारणा भी कहा जाता है, अभिग्रहित भी कहा जाता है। तीनों इसके शब्द ध्यान रखना है, बोहर की परिकल्पना, बोहर की अभिधारणा, बोहर की अभिग्रहित, ठीक है ना। अंग्रेजी में कहा जाता है बोहर पोस्टुलेट्स है। तो देखिए बेटा इधर बोहर की, सबसे पहले एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये ध्यान रखना कि बोहर ने 3 परिकल्पनाएं दी, मैं पहले लिख देता हूं यहाँ पर। बोहर की प्रथम अभिधारणा, फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोहर। तो देखिए बेटा पहले यहाँ लिखूंगा, उसके बाद समझाऊंगा आपको। बोहर की प्रथम अभिधारणा के अनुसार, बोहर की प्रथम अभिधारणा के अनुसार, बोहर की प्रथम अभिधारणा के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर, जब इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षा में गति करता है, स्थायी कक्षा में गति करता है, तो वह, यहां से आपको अंडरलाइन कर लेना है, तो वह विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्सर्जित नहीं करता, ठीक है बेटा। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्सर्जित नहीं करता तथा वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ लिखेंगे इस बात को, तथा वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहां से प्राप्त होगा इसको, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है या प्राप्त होगा। पूरी पोस्टुलेट को आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, पूरी अभिधारणा को आपको रटने की आवश्यकता नहीं है बेटा।
दोबारा बताता हूँ, बोर ने 3 अभिधारणाएं दी, आपको ऑर्डर से ही इनको ध्यान रखना है। बोर की प्रथम अभिधारणा की हम बात कर रहे हैं, तो प्रथम अभिधारणा के अनुसार जो इसने अपनी अभिधारणा दी फर्स्ट पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंगली, उसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर, नाभिक मान लीजिए ये है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार भार में घूम रहा है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का कोई उत्सर्जन नहीं करेगा, यानी इसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो उसका स्थायित्व बना रहेगा, ऐसा हमने भी पढ़ा। आगे देखिए कि वो कोई विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जित नहीं करता है, आप इसको अंडरलाइन भी कर दीजिएगा। आगे देखिए, और वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए उसको किस चीज की आवश्यकता होगी? उसको अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होगी। कोई भी पिंड हो, अगर वो वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है तो उसको हमेशा अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। सभी ग्रह जो सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं तो वहां पर भी अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। ये अलग बात है कि वहां पर अभिकेंद्रीय बल की पूर्ति कोई और बल करता है, जिसे वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ठीक है बेटा, अगर आप एक रस्सी से एक पत्थर को लटका दें और आप गोल गोल घुमाएंगे तो वहां पर अभिकेंद्रीय बल डोरी और पत्थर के बीच लगने वाले तनाव बल के कारण प्राप्त होगा। अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। अभी पूरी बात बताऊंगा, ये आप थ्योरेटिकल पोर्शन ध्यान रखिएगा। 2 बातें इसमें, विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्सर्जित नहीं करता तथा वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए जो आवश्यकता है अभिकेंद्रीय बल की, वो नाभिक यानी जो सेंटर पॉइंट पर जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होगा। अब इसका डायग्राम देखेंगे बेटा, इसको अब कर रहा हूं मैं। अर्थात पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अर्थात आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, अर्थात आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, आपने 11th क्लास में, मुझे पक्का श्योर है कि आपने पढ़ा होगा बेटा, ये आपने जब त्रिज्या निकाला होगा, वेग निकाला होगा, तब ये पूरा पढ़ा होगा आपने। आप चाहे तो अपनी कॉपी देख लीजिएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th क्लास केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। अर्थात आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहां से मिल रहा है? विद्युत आकर्षण बल। सर ये आकर्षण बल ही क्यों हुआ, प्रतिकर्षण क्यों नहीं हुआ? तो सिंपल सी बात है, देखिए इधर ये पॉजिटिव नाभिक और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये रहा इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? आकर्षण का फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा तो इधर की ओर बल लगेगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा तो इधर की ओर बल लगेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा तो इधर की ओर, यानी इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो हमेशा बल कहाँ लगेगा? केंद्र की ओर। इस बल को क्या कहा जाता है? इस बल को सेंट्रीपिटल अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। ये चार्ज हो गया नेगेटिव और ये चार्ज हो गया पॉजिटिव, तो ये आकर्षण हो गया, ठीक है, विद्युत आकर्षण बल। तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहां से प्राप्त हुआ? इसे विद्युत आकर्षण बल से। ठीक है बेटा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हाँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला मैं लिख देता हूं आपके लिए, mv²/r विद्युत बल। विद्युत बल का फॉर्मूला पता है, ये kq1 q2/r²। इसको भी नोट कर लीजिए। तो ये फॉर्मूला आगे चल के बहुत काम आने वाला है, पूरा मैथमेटिकल जब डेरिवेशन करोगे तो बहुत काम आएगा। ठीक है, अब इस तरह पर लिख के, यदि इलेक्ट्रॉन, देखिए बेटा इधर, यदि इलेक्ट्रॉन ZE नाभिक, ये सर ZE क्या चीज है अभी समझाएंगे आपको, पहले नोट कर ले। यदि इलेक्ट्रॉन ZE आवेश, ZE आवेश के नाभिक के चारों ओर NV कक्षा में, NV स्थायी कक्षा में परिक्रमण कर रहा हो तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, इधर ध्यान दीजिए। ये ZE का मतलब क्या है? तो बेटा इधर देखिए, किसी भी तत्व को लिखने का जो तरीका होता है वो होता है ZXA। Z होता है
परमाणु क्रमांक, x होता है तत्व प्रतीक और a होता है द्रव्यमान संख्या। अब इस तत्व के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने प्रोटॉन है ये डिसाइड कौन करता है? ये इसका परमाणु क्रमांक डिसाइड करता है, Z डिसाइड करता है। ये सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल मैंने कहा हाइड्रोजन, तो 1H1, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होगा क्योंकि उदासीन है, तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। सपोज कीजिए मैंने कहा 2He4, 2He4, ठीक है ना, हीलियम का है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है। ठीक है बेटा, प्रोटॉन कहां पर होता है? प्रोटॉन नाभिक में केंद्रित होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन भी वही होता है लेकिन न्यूट्रॉन पे चार्ज शून्य होता है। सपोज कीजिए मैंने कहा 8 ऑक्सीजन 15, ये ऑक्सीजन का कोई समस्थानिक है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन और 8 ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है, तो Z इंटू ई, तो संख्या हो गई Z, ठीक है, और E आवेश का क्वांटा 1E 2E 3E 4E 5E, ऑक्सीजन के लिए 8 था तो 8E, तो यहाँ पर आवेश कितना हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए? ये मान लीजिए ऑक्सीजन का परमाणु है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए 8E पॉजिटिव, 8E यहाँ पर नाभिक में आवेश रहेगा, और इलेक्ट्रॉन इतने ही इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में यहाँ पर वृत्ताकार मार्ग में घूमेंगे, इसलिए ये ZE लिखा जाता है। Z का मतलब होता है परमाणु क्रमांक और E का मतलब होता है आवेश का क्वांटा। ठीक है, अब आप अच्छे से समझिए, यहाँ पर इस पर आवेश कितना है, यहाँ पर आवेश कितना है, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं, यहाँ पर आवेश है ZE पॉजिटिव, और ये एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं अपन, तो बेटा आवश्यक अभिकेंद्रीय बल M, इलेक्ट्रॉन चूंकि घूम कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो द्रव्यमान किसका आएगा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आएगा, तो मैंने लिखा ME। कहां घूम रहा है? NV कक्षा में घूम रहा है, तो वेग की जगह क्या आ जाएगा? VN² अपॉन RN। बात समझे? N का मतलब है NV कक्षा का वेग, RN का मतलब है NV कक्षा की त्रिज्या, बराबर K की जगह K, Q1 यहाँ का आवेश ZE, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश E अपॉन R²। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा जाता है बेटा, परिमाण की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया फॉर्मूला MEVN का होल स्क्वायर अपॉन RN इज इक्वल टू KZE² अपॉन RN का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आगे चल के भी काम आया, ये यहां से ही है, ऐसे नहीं कि कोई अलग है, बात वही है, जहां Z इज इक्वल टू परमाणु क्रमांक है, ठीक है, E आवेश का क्वांटा है, बताने की आवश्यकता नहीं है, और K तो आप जानते ही 9 × 10⁻⁹। अब अगर मैं केवल हाइड्रोजन परमाणु की बात करूंगा तो Z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। देखिए आगे कैसे रफ कर दिया, फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसका सिंबल क्या होता है? 1H1, ठीक है ना, ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तो ये प्रोटियम की बात कर रहा हूँ, 1H1, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। ठीक, तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो यहाँ पर नाभिक में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? MEVN² अपॉन RN² बराबर K की जगह K, Z की जगह 1, तो KE² अपॉन RN²। आगे चल के इसको पूरा पढ़ेंगे, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। ये बोर की प्रथम अभिधारणा कंप्लीट हुई, एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूं ताकि आप अच्छे से इसको समझ जाएंगे। बोर की प्रथम अभिधारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जब घूमता है तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन नहीं करता, यानी उसी कक्षा में घूमता रहता है, कोई और कक्षा में नहीं जाएगा। ठीक है, जब भी कोई और दूसरी कक्षा में जाएगा ही नहीं तो इसकी एनर्जी कांस्टेंट बनी रहेगी। बात क्लियर? दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर घूमता है तो इसे घुमाने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? अभिकेंद्रीय बल, और ये अभिकेंद्रीय बल की पूर्ति इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच लगने वाले आकर्षण बल से प्राप्त होती है।
तो यह भी केंद्रीय बल बराबर विद्युत आकर्षण बल, ये मैंने यहाँ पर पूरा बताया। इसको लिखिए, इसके आगे बोहर की द्वितीय अभिधारणा पढ़ेंगे। सेकंड, बोहर की द्वितीय अभिधारणा। सेकंड देखिए बेटा, बोहर की द्वितीय अभिधारणा। बोहर की द्वितीय अभिधारणा एग्जाम में ऐसे आएगा, आपको ऐसे ही बताना होगा। प्रथम अभिधारणा, द्वितीय अभिधारणा, इस तरह से आपको बताना होगा बेटा एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में लिखते हैं। स्थायी कक्षाओं में गति करता हुआ, स्थायी कक्षाओं में गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। ये बात हमने पहले भी लिखी थी, दोबारा लिख देते हैं। स्थायी कक्षाओं में गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन नहीं करता। एक ही बात है। जिससे होता क्या है, जिससे परमाणु का स्थायित्व बना रहता है, जिससे परमाणु का स्थायित्व बना रहता है, जिससे परमाणु का स्थायित्व बना रहता है, ठीक है। आगे देखें। बोहर के अनुसार, बोहर के, चाहो तो आप यहां ऐसे ले सकते हो, बोहर के द्वितीय अभिधारणा के अनुसार, डबल इन्वर्टेड कॉमा, अब इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। बोहर के, 66 नहीं लिखा है मैंने, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है। बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसमें उसका कोणीय संवेग, जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है, इसमें उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात देखिए बेटा यहां पर, अर्थात कोणीय संवेग इज इक्वल टू n इंटू h/2π, ये h/2π का पूर्ण गुणज हो गया। अब इधर समझें कैसे। ये नाभिक, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की इस कक्षा में यहाँ पर वेग है इसका vn और रेडियस है इसकी rn, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप जानते ही हो। संवेग का फॉर्मूला तो आप सब बच्चों को पता होगा, संवेग स्वयं का वेग, यानी अगर m द्रव्यमान का कोई पिंड है और वो v वेग से गति कर रहा है तो उसका मोमेंटम, उसका संवेग कितना होगा, तो लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, p = mv, ठीक है बेटा। संवेग है स्वयं का वेग, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का संवेग कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me और इसका वेग vn, यहाँ पर पर्टिकुलर वेग आ गया vn, तो रेखीय संवेग आ गया। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन कोणीय संवेग की, तो कोणीय संवेग कैसे है, तो यहाँ पर त्रिज्या का और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, कोणीय संवेग। वैसे क्रॉस प्रोडक्ट होता है, बताया गया होगा आपको 11th क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोणीय संवेग लिखा मैंने mvr, ये संवेग है और ये त्रिज्या का मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया संवेग। तो mvr बराबर क्या आ गया, nh/2π, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। कोणीय संवेग इज इक्वल टू nh/2π। अब ये n क्या है और ये h क्या है, बच्चों ध्यान दीजिए। जहां n इज इक्वल टू है मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है, और h है, एक साइंटिस्ट था मैक्स प्लांक, तो ये प्लांक नियतांक, मान इसका ध्यान रखना है 6.64 इंटू 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया बोहर की द्वितीय अभिधारणा। एक बार और समझ लेते हैं क्या लिखा है। स्थायी कक्षाओं में गति करता हुआ, इस कक्षा में गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन पहली बात तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा, जिससे परमाणु का स्थायित्व बना रहेगा।
बोर की द्वितीय अभिधारणा के अनुसार कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में, सभी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाएगा। यही तो कमी थी, रदरफोर्ड कहता था सभी कक्षाओं में चक्कर लगाएगा, और ये कह रहा है उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जहां पर इसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो कोणीय संवेग का फॉर्मूला आ गया NH/2π। बेटा यहाँ पर एक वर्ड बहुत काम आया होगा, क्वांटीकरण। तो क्वांटीकरण चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको आवेश का क्वांटा समझाया था, वहां पर भी आपको बताया गया था जब किसी भौतिक राशि का आदान प्रदान, जैसे यहाँ पर इस मार्कर का मैं आदान प्रदान करूंगा तो संख्या रहेगी 1, ठीक है। या ऐसा नहीं हो सकता कि 1.2 मार्कर ले लूंगा, 1.3 मार्कर ले लूंगा, संख्या 1 2 3 4 इस तरह से चल देगा। तो जब किसी भौतिक राशि का आदान प्रदान एकदम लगातार ना हो, जैसे डोरी में रहता है, डोरी बिल्कुल लगातार चलती रहती है, तो एकदम लगातार ना होकर टुकड़ों के रूप में हो, तो ऐसी भौतिक राशि को क्वांटीकृत राशि कहते हैं। उसका मिनिमम जो वैल्यू आती है उसे क्वांटा कहा जाता है। तो जो आवेश का क्वांटा होता है वहां पर ई बताया था, ई 2e 3e 4e इस तरह से चलेगा बेटा। ई मतलब 1.6 × 10⁻⁹। तो यहाँ पर ये n जो आ रहा है ना, मुख्य क्वांटम संख्या, ये वही चीज है। तो यहाँ पर h/2π का पूर्ण गुणज रहेगा। यानी अगर मैं पहली कक्षा का कोणीय संवेग कहूं तो कितना आएगा, पहली कक्षा का कोणीय संवेग, ध्यान दीजिए इधर, mvr = h/2π। क्या करा आपने, n = 1 लिख दिया, ठीक। h की वैल्यू ये रही, 2π का भाग लगा लो, आपको पता लग जाएगा कोणीय संवेग कितना आया। प्रश्न पूछा भी जाता है कि पहली कक्षा का कोणीय संवेग कितना होता है, तो n = 1, h की वैल्यू 6.64 × 10⁻34 2π, 2 × 3.14। दूसरी कक्षा का कोणीय संवेग, तो n = 2 रख दो। तो यहाँ पर h/2π का पूर्ण गुणज हुआ, कैसे देखिए जरा, पहली कक्षा के लिए आया h/2π, दूसरी कक्षा के लिए आया 2h/2π, तीसरी कक्षा के लिए 3h/2π। सपोज कीजिए h/2π का मान लीजिए, गणना कर इसका मान आता है, मैं रफली बता रहा हूं आपके समझाने के लिए, मान लीजिए इसका मान आया 2.5। तो यहाँ पर आदान प्रदान क्या होगा, 2.5, अगली बार क्या होगा 5, अगली बार क्या होगा 7.5, अगली बार क्या होगा 10। यानी यहां पर जो बीच की वैल्यू नहीं है, बिल्कुल सतत नहीं हो रहा है। अगर 2.6 2.7 2.8 सारे आ जाते हैं तो ये सतत होता है, तो यहाँ पर टुकड़ों के रूप में हो रहा है, इसे कहा जाता है क्वांटीकृत राशि। इतना आपको ध्यान रखना है। क्वांटीकृत का मतलब होता है कि जब किसी भौतिक राशि का आदान प्रदान लगातार न होकर, क्योंकि यहाँ पर सभी कक्षाओं में गति नहीं कर रहा है, कुछ कक्षाओं में ही गति कर रहा है, यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या के अकॉर्डिंगली, ठीक है बेटा। h/2π का जहाँ पर पूर्ण गुणज जा रहा है वहां पर ये गति कर रहा है, बाकी गति नहीं कर रहा है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बेटा इतना ही। मैंने आपको बोर की 2 अभिधारणाएं समझा दी, बोर की प्रथम अभिधारणा, बोर की द्वितीय अभिधारणा। कल के वीडियो लेक्चर में, अर्थात नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, हम बोर की तृतीय अभिधारणा समझेंगे। तीनों अभिधारणा को मैं एक बार और रिवाइज कराऊंगा, फिर इस पे आधारित डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। तो आज इतना ही।